नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, जारी किया 100 रुपए का स्मृति सिक्का और डाक टिकट। केंद्रीय कर्मचारियों को दशहरे दिवाली का तोहफा, कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते का ऐलान, पीएम मोदी ने लिए अहम फैसले। एशिया कप ट्रॉफी विवाद में घुटनों पर आए पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी, बीसीसीआई के अल्टीमेटम के बाद हाथ जोड़कर मांगी माफी। बरेली हिंसा में तेज हुआ एक्शन, आईएमसी के जिला अध्यक्ष गिरफ्तार, पूर्व सांसद दानिश अली और इमरान मसूद हाउस अरेस्ट। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पार्टी के अंदर बवाल, राहुल गांधी के फैसले से सीनियर नेता अजय यादव हुए बागी। खबरों में सबसे पहले बात आरएसएस की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से डिजाइन किया गया स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। साथ ही उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि संघ का लक्ष्य एक ही रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्र साधना की यात्रा में ऐसा ही है कि संघ पर हमले नहीं हुए। आजादी के बाद भी संघ को मुख्य धारा में आने से रोकने के लिए षड्यंत्र हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत को कमजोर करने वाली ताकतों पर भी निशाना साधा। डॉक्टर साहब, आरएसएस के 100 साल और उस कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी, सीधा सीधा किसे इशारा किया गया? देखिए, ये बताया जा रहा है उन लोगों को जिनकी आंखों के ऊपर एक विचारधारा की पट्टी लगी हुई है कि समाज सेवा सिर्फ राजनीति नहीं होती। सत्ता आपके पास पीछे पीछे आएगी अगर आप जनता के बीच रहकर काम करेंगे। यही 100 साल का इतिहास है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, आप कोई भी विपत्ति इस देश के ऊपर जब भी आई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा देश के साथ खड़ा रहा। हालांकि इसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उससे दूर रखने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र को जो है वो किया गया, इतिहास के पन्नों से ही गायब कर दिया। आप इतिहास इस तरीके से लिखे कि जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का सबसे बड़ा विलेन है। आप जब चुनाव में हारना आपने शुरू किया, आप यहां तक चले गए कि यह संगठन जो एक सांस्कृतिक संगठन है, जिसने आज तक कभी कोई ब्लास्ट नहीं किए, उसे ब्लास्ट में फंसाकर उसे बैन करने की साजिश रची गई। हिंदुत्व, आतंक, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ा गया। निशाना क्या था कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रोक दें। और ये प्रक्रिया और भी ज्यादा तेज हुई जब एक बार बीजेपी की सरकार, बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए। तो 10 साल 2004 से लेकर के 2014 तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी के चट्टे बट्टे, ये वामपंथी, ये नक्सली, इन लोगों ने दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड कि किसी तरीके से आरएसएस को बदनाम किया जाए, उसे जो है किसी, बताइए आप, राहुल गांधी अमेरिकी एम्बेसडर को कह रहे हैं कि भाई इस्लामिक जिहाद से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लश्कर तोयबा से, जैसे मोहम्मद से समस्या नहीं है, ज्यादा खतरा हिंदू टेरर से है। यह विकीलीक्स ने खुलासा किया था। तो उस तरह के मानसिकता वाले लोगों को ये खुद में अवलोकन करना चाहिए। दे मस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि वामपंथी विचारधारा, वामपंथी संगठन और आरएसएस दोनों ने 1925 में अपनी यात्रा की शुरुआत की। ये कांग्रेस पार्टी हो, ये जितने भी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, ये सब उसी वैचारिक
फर्मे से तैयार हुए लोग हैं, चाहे वो अकेडमिया हो, सब कुछ हो। आपने इतिहास उल्टा लिखा, आपने नैरेटिव गलत बनाया, आपने सत्ता का इस्तेमाल आरएसएस को दबाने के लिए किया, आपने सारे काम कर दिए। आज हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आरएसएस का एक पूर्णकालिक आज देश का प्रधानमंत्री है। यह फर्क है। 17 राज्यों में उसकी सरकार है, सबसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के हैं। तो आप सत्य को परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। और यही आज के वर्तमान का सत्य है कि आरएसएस इस देश का ही अकेला मेन स्ट्रीम है। सही कहा सर आपने। और खबरों में अब बात कैबिनेट मीटिंग की। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग हुई। दिवाली से पहले आम लोगों के लिए पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान भी किए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया गया। सरकार ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया है, जिससे 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी मिली। रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। कैबिनेट से दलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए भी अगले 6 साल के लिए 11,000 करोड़ रुपए की योजना को भी हरी झंडी दी गई। वहीं बिहार चुनाव को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की गई। आज कैबिनेट की बैठक हुई और ये कैबिनेट कितनी अहम थी दिवाली से पहले ये बैठक? मैं तो देख रहा था कि भाई कोई किसान नेता आज बाहर नहीं आया, क्योंकि कैबिनेट के बैठक में जो रबी फसल के ऊपर जो एमएसपी तय किया गया जी, तो एक तरीके से रंगनाथन कमेटी के आयोग के जो सुझाव थे कि जो एमएसपी होना चाहिए वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका 1.5 गुना होना चाहिए, और बड़े फक्र से चार्ट लगाकर कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इनपुट कॉस्ट है किसानों के अलग अलग फसलों की 50% से नीचे किसी का एमएसपी है ही नहीं। एडिशनल कोई 93% ज़्यादा है, कोई 50% ज़्यादा है, कोई 53% ज़्यादा है। तो अच्छी बात है। कहाँ गए वो सब किसान नेता? 1.5 साल 2 साल तमाशा इन लोगों ने किया सड़कों के ऊपर। एक भी वो किसान नेता अभी किसानों के आंसू को पोंछने के लिए नहीं आ रहा। कितने लोग गए पंजाब? ये पंजाब से सबसे ज्यादा उठ के आए थे ना। अभी बाढ़ में किसानों की जो हालत हुई है, कोई आंसू पोंछने जा रहा है? इसलिए हम लोग शुरू से कहते हैं ये दलाल लोग हैं, पैसा खाने वाले दलाल, ब्लैकमेलर्स। और किसान नेता और पता नहीं मीडिया वाले सब बता रहे थे अरे अन्नदाता अन्नदाता। अरे कहां के अन्नदाता ये लोग? ये प्योर दलाल थे, दलाली कर रहे थे माल के लिए, वो सड़कों पे बैठे हुए थे। तो आज की कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ी चीज यही है। और वो मीडिया, वो अन्नदाता कहने वाला मीडिया, आप देखिए ये हेडलाइन में भी नहीं है, ये खबर हेडलाइन में भी नहीं है। तो सरकार जहां अच्छा काम करती है, जिस मुद्दे को लेकर के आप इतना तमाशा करते रहते हो, आंसू बहा रहे होते हो, और जब वो पूरा होता है तो कम से कम ये हिम्मत दिखानी चाहिए। रही बात डीए बढ़ाने की, तो लगातार इस बात को संकेत, ये जो खुशखबरियां आ रही है आज के परिप्रेक्ष्य में, उसको इस तरह से भी आप समझे कि ये हिंदुस्तान के लोगों को सहूलियत तो मिल ही रही है, ये विदेश में इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी संकेत दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तुम लगाते रहो टैरिफ, हमारा बाल बांका इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारी प्रॉस्पेरिटी, जो लक्ष्मी है हिंदुस्तान की, वो बढ़ते रहेगी, ग्रो करते रहेगी। जी, खबरों में अब बात अगली खबर की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी मामले में माफी मांग ली है। साथ ही बीसीसीआई के अल्टीमेटम के बाद ट्रॉफी वापसी का रास्ता भी साफ हो गया। घुटनों पर आए नकवी के खिलाफ दुबई में केस दर्ज कराने की भी तैयारी कर ली गई, जिसके बाद नकवी ने ये माफी मांगी। दरअसल एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ ने मोहसिन नकवी भारत की ट्रॉफी लेकर गायब हो गए। अपनी करारी हार के बावजूद पाकिस्तान बेशर्मी के साथ भारत की ट्रॉफी ले गया। पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करवाने के बाद पाकिस्तान लाइन पर आ गया है। मोहसिन नकवी ने खुद इसके लिए माफी मांगी है।
पीसीबी चीफ की जिस तरह से माफीनामा सामने आया है वो क्या दर्शा रहा है? देखिए, माफीनामा इसलिए उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया गया होता। अभी वो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो जो चेयरमैन बने वो उठा के बाहर फेंक दिया गया होता। ऑनलाइन मीटिंग हुई, दुबई में बैठा हुआ था, कुल 22 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 3 देश जो है वो चुप रहे पाकिस्तान के साथ, या यूं कहे कि वो साइलेंट स्पेक्टेटर बन गए। 18 देशों ने, 22 में से 18 देशों ने कहा कि भाई ये ट्रॉफी कहां है, किसको आप वापस करें। माहौल उसके अपने खिलाफ दिख रहा है तो उसने माफी मांग ली। अभी तो सिर्फ जो हुआ उसके लिए माफी मांगी है इसने, अभी ये नाक रगड़ेगा। बीसीसीआई पूरी दुनिया में क्रिकेट के ऊपर कंट्रोल करता है पैसे की बदौलत। अगर हिंदुस्तान ने ये पैसे देने बंद कर दिए, ये पाकिस्तान के अंदर एक स्टेडियम की इनकी औकात नहीं कि उसको मेंटेन कर सके। हिंदुस्तान शांत रहता है, चुप रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह की वाहियात काम करेंगे। अरे भाई, जो टूर्नामेंट जीता ट्रॉफी उसका, और आप क्रिकेट की भावना नहीं, ये रिश्तेदार है मुनीर का, तो उसको इस्लामाबाद से जो फोन आ रहा था वही काम कर रहा था। और ये तो झूठा कौम है, ये ट्रॉफी लेकर के लाहौर चले जाओ भाई, मैच हार के भी ट्रॉफी लेकर के चले जाओ। ये तो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, बेइज्जत होना, जूते खाना, ये पाकिस्तानियों के नेचर में है कि आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप हार जाते हो, कहते हो हम जीत गए। कारगिल में जूते पड़ते हैं, तुम्हारे इतने लोग मारे जाते, कहते हो जीत गए। वहां के इतिहास की किताबों में पढ़ा जाता है 65 का वॉर, हम जीत गए। तो ये बीमारी जो है इधर है पाकिस्तानियों के, इनको लगता है कि हार के भी हम कैसे जीत जाएं, उसी जुगत में रहते हैं। तो भाई आप मेडल लेकर के चले गए और ट्रॉफी लेकर के चले गए, अब एक काम बस बचा हुआ है कि वहां अपने ऑफिस में, पीसीबी के ऑफिस में अपने खिलाड़ियों को बुलाना और इंडियन वाले के जो मेडल्स हैं वो सबको गला में पहना देने। कोई बात नहीं, तुम मैच हार गए, हम अपने कुकर्मों से हम तुम्हारे लिए ट्रॉफी लेकर के आ गए हैं और मेडल लेकर के आ गए, बस यही बचा हुआ है। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, पाकिस्तान के लोग थू थू कर रहे हैं। भैया आपसे ना मंत्रालय संभल रहा है, ना आपसे क्रिकेट संभल रहा है, तो ये बेइज्जती इनको करवानी थी, तो वो करवा करके वो वापस निकल चुके हैं। जी, खबरों में अब बात बरेली हिंसा की। बरेली में हिंसा में पुलिस की कार्रवाई और तेज हो चुकी है। एक तरफ आईएमसी के नेताओं और साजिशकर्ताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ दंगाइयों के खिलाफ एनकाउंटर भी हो रहे हैं। इस बीच पूर्व सांसद दानिश अली और कांग्रेस नेता इमरान मसूद को बरेली जाने से रोक दिया गया। दोनों नेता अपने अपने घरों में नजरबंद हैं। जांच में जुटी बरेली पुलिस ने आईएमसी जिला अध्यक्ष शमशाद को गिरफ्तार कर लिया है। शमशाद पर हिंसा, भीड़ को इकट्ठा करने, बैरिकेडिंग तोड़ने और भीड़ को उकसाने का आरोप है। पुलिस ने शमशाद के साथ एक गो तस्कर ताजिन को भी मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसआईटी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट और रासुका के तहत कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बरेली हिंसा क्या बाकी मौलाना जो इसकी फिराक में थे उनके लिए एक नसीहत? देखिए, बाकी मौलाना तो कोई समर्थन में तो नहीं आया इनके। जो लोकल लोग वहाँ के हैं, मौलाना जो सीधे सीधे जो है बरेली शरीफ से जुड़े हुए लोग हैं, वो बयान दे रहे हैं, वो भी भारी मन से। चेहरे पे तो उनके बड़े उसको मुरझाए हुए लग रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा ये कांग्रेस और ये इम्तियाज, इस तरह के लोग जो है, ये लोग वो चुनावी वोट की फसल काटने के लिए इधर उधर कर रहे हैं। अदरवाइज कोई भी बड़ा मौलाना इसके साथ तो आया नहीं। कई ग्राउंड्स पे इनकी गलती है। अब ड्रोन की तस्वीर भी आ गई कि एक तो आपने परमिशन नहीं लिया और उसके बाद लोगों को इकट्ठा कर लिया। पुलिस ने आपको इत्तला दी कि लोगों को इकट्ठा मत कीजिए, यहां पे मामला जो है वो गड़बड़ है।
आपने कहा कि भाई पुलिस ने अटैक कर दिया। ड्रोन की तस्वीरें क्या बता रही कि पुलिस वाले तो चुपचाप खड़े थे। यह भीड़ उन्मादी हो गई। पहले भीड़ ने पुलिस के ऊपर अटैक किया, तो आप बचेंगे कैसे? गिरफ्तारी हो गई है मौलाना साहब की, और अब 8 प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया गया है, और आज बुलडोजर का भी काम चालू हो गया। ये सारी हेकड़ी निकल जाएगी इनकी। जिस दिन ये घटना घटी और जिस अंदाज से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छोड़ा नहीं जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग किया जाएगा, तो वो डेंटिंग पेंटिंग का काम शुरू हो गया। और हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि कोई इस्लामिक काम ये लोग नहीं कर रहे थे, और आपने ये उन्माद मचाने के लिए जो जो तैयारी की, जो जो प्लानिंग की, अब दुनिया के सामने आ चुका। और अभी गलत जगह, गलत राज्य में और गलत मुख्यमंत्री के सामने आपने पंगा लिया है, तो ऐसा एग्जाम्पल पेश किया जाएगा कि जिससे बाकी देश भर में कोई भी इस तरह का मौलाना हो, बाबा हो, कोई भी हो, ये उन्माद फैलाने का जो एक नया एक शौक लोगों को चढ़ गया है। कुछ एनजीओ वाले भी उन्माद करते हैं, कुछ किसान नेता भी उन्माद करते हैं। इन सब उन्मादियों का इलाज जो है इसी एग्जाम्पल के साथ किया जाना चाहिए, यही मुझे लग रहा है। सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और खबरों के आखिर में बात कांग्रेस में टकराव की। हरियाणा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस का लंबा इंतजार सोमवार को खत्म हो गया, लेकिन इसके साथ ही पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ गईं। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का प्रमुख चुना, मगर इस फैसले से पार्टी के भीतर टकराव और तेज हो गया है। इसके साथ ही कैश फॉर लैंड यूज घोटाले का मामला भी एक बार फिर चर्चा में आ गया। राव नरेंद्र सिंह 3 बार विधायक हैं, लेकिन उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने के फैसले से राहुल गांधी पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता अजय यादव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति बने जिसकी छवि पूरी तरह से साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की रखने वाली हो, लेकिन मौजूदा निर्णय इसके ठीक विपरीत है। आखिर हरियाणा कांग्रेस में चल क्या रहा? भाई मैंने तो सुना था कि दलित को बनाने वाले थे। हर जगह दलितों को अधिकार नहीं दिया गया, दलितों को अधिकार नहीं दिया गया। आपके पास बड़े बड़े लीडर हैं दलित, वहां पे अशोक तंवर है, आपको कुमारी सैलजा है। आपने इन लोगों को दरकिनार कर दिया और किसी और बना दिया। और ये कांग्रेस वाले भी बेकार के सवाल पूछ रहे हैं कि भाई स्कैम घोटाले का आरोप है उनके ऊपर, छवि साफ होनी चाहिए। अरे भाई, जिस पार्टी का सर्वे सर्वा राहुल गांधी घोटाले में बेल के ऊपर बाहर हो, उसमें जो राज्य का जो अध्यक्ष होगा वो तो घोटालेबाजी, वो तो क्वालिफिकेशन है ना, क्राइटेरिया हो जाता है। क्या हो रहा है वहां आप इस चीज को मानने को तैयार नहीं हो कि हुडा साहब इज योर ओनली चांस। कांग्रेस पार्टी तभी बचेगी हरियाणा में जब आप हुडा साहब को साथ में लेकर के चलोगे। आपने खेल कर, होता क्या है कि बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट पैदा हो गए ना कांग्रेस पार्टी में। इस चक्कर में पंजाब गया, कैप्टन साहब को आपने साइड लाइन कर दिया। भाई, जनरेशन चेंज होता है, लेकिन उसका एक नेचुरल प्रोसेस है। यह नहीं कि आप राहुल गांधी, जिनको न संगठन के बारे में मालूम, न हरियाणा, भाई राहुल गांधी को मालूम है हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं ले पाएंगे वो। और वो पूरे हरियाणा के लोगों की, जनता, वहां के लोगों के जो है भविष्य को तय करने में लगे हुए हैं। तो संगठन तो चलेगा नहीं, बचेगा नहीं। भाई, कहाँ गई वो पहलवान जिसको लेकर के कितना आपने नैरेटिव क्रिएट किया जी? नजर आ रही है कहीं? क्या कंट्रीब्यूशन है? फोगाट पता नहीं क्या। कहाँ है भाई चन्नी? पूरा पंजाब डूब गया, और चन्नी फन्नी पता ही नहीं कहाँ है। कहीं कोई पता ठिकाना, ऐसे होगी राजनीति। तो राहुल गांधी को आसपास अपने चमचे चाहिए, तो उस क्राइटेरिया में जो फिट होता है उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसको कुछ भी बना दिया जाता है। तो हुआ ये कि ऑलरेडी देयर वाज इन फाइटिंग, देयर वर मेनी ग्रुप्स
सुरजेवाला का अलग ग्रुप है, तो शैलजा का अलग ग्रुप है, तो हुड्डा साहब का अलग ग्रुप है। तो ग्रुप को कम करने के बजाय आपने ये राव साहब को एक और खड़ा कर दिया, एक और ग्रुप आपने उसमें ऐड कर दिया। इसी को कहते हैं कि आग में जो है घी फेंकने का काम, तो यही कांग्रेस पार्टी कर रही है। यही कांग्रेस पार्टी का जो पॉलिसी और जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं वो जमीन से जुड़े हुए नहीं होने के कारण इस तरह की गलतियां करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इस सटीक और सही जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।